हेलो गाइस, वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं जरीन आफरीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रही थी पिछले 3 दिनों से। तो मैंने 3 पार्ट्स में आप लोगों की जो हड़प्पा सभ्यता वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज हमारा लास्ट है, तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। ओके, तो बाकी की जो 3 पार्ट्स है वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हो। तो चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन थे और इसकी मोहरें कैसी थी, लिपि क्या थी, ठीक है। वो सारे कुछ आज हम लोग देखेंगे। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं नगर नियोजन। ये क्या थे? देखिए, इस सभ्यता नगर नियोजन जो थी इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। क्यों? क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये तो नगरीय सभ्यता थी और ये सबसे पहली ऐसी सभ्यता है जो कि नगर नियोजन थी, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेकंड पूछा जाए कि दूसरा जो नगरीय सभ्यता थी मीन्स मिली है वो कहाँ पे मिली है, तो वो महाजनपद है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो नगर नियोजन थी। और नगर जो थे उसके 2 भाग होते थे, एक पश्चिमी दुर्ग होती थी और एक पूर्वी दुर्ग होती थी, ठीक है। दुर्ग के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले। तो जो पश्चिमी दुर्ग होते थे उसमें शासक वर्ग रहते थे, ओके। जो पश्चिमी दुर्ग होते थे उसमें शासक वर्ग रहते थे और जो पूर्वी दुर्ग होते थे उसमें आम नागरिक रहते थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे भी भेदभाव था, ठीक है। जो पश्चिमी दुर्ग होती है यहाँ मैं लिख देती हूँ, वहाँ पे क्या कौन रहते थे? वहाँ पे शासक वर्ग रहते थे, ठीक है, शासक वर्ग। और जो पूर्वी दुर्ग होते थे वहाँ पे कौन रहते थे? वहाँ पे आम नागरिक रहते थे, आम नागरिक, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। यहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मीन्स जैसा कि हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये जो सड़कें होती थी वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती थी, इस टाइप की होती थी, चौड़ी चौड़ी, ठीक है। सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस टाइप चेस बोर्ड जैसे होता है ना, तो वैसा ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो ये वहाँ की सड़क थी। और नेक्स्ट चलते हैं। सैंधव सभ्यता के जो भवन थे वो 3 प्रकार के थे, ठीक है। क्या क्या था? एक था निवास गृह, एक था विशाल भवन और एक था सार्वजनिक स्नानागार। स्नानागार के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जब मैं मोहनजोदड़ो पढ़ा रही थी, वहाँ पे ही मिला है कि एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। एक अन्न भंडार मिला है और एक स्नानागार मिला है सबसे विशाल। तो ये 3 प्रकार के हुआ करते थे। एक निवास गृह, निवास मीन्स जहाँ पे लोग निवास करते थे, जहाँ पे लोग रहते थे। और एक विशाल भवन होते थे जहाँ पे शासक वर्ग लोग, मतलब बड़े बड़े शासक लोग रहते थे, विशाल भवन होती थी, ठीक है। और एक सार्वजनिक स्नानागार होता था, ठीक है। ये भी काफ़ी विशाल मिला है इसीलिए इसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक। सार्वजनिक स्नानागार जहाँ पे लोग जाके मतलब धार्मिक कार्यों के लिए वहाँ पे काम किया जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ के जो मकान थे वो मकानों में, छोटे मकानों में 2 कमरे होते थे जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे, ठीक है। बड़े मकान तो आम नागरिक के लिए होगा नहीं, ठीक। तो जो छोटे मकान थे उसमें 2 कमरे होते थे और जो बड़े मकान होते थे, बड़े बड़े जो होते थे वो महलों के आकार के होते थे। जैसा कि हम लोग बाद में देखते हैं, वैदिक पीरियड के बाद में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शासक हुए हैं उस टाइप का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो मकानों के दरवाजे होते थे वो गलियों की ओर होते थे, मेन टाउन मतलब मेन रोड की ओर नहीं होते थे, वो गलियों की ओर होते थे, ठीक है।
देखिए जो वहाँ के जो मकान होते थे, वहाँ जैसे ये सड़क है तो वहाँ के जो मकान होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल के इसके जो दरवाजे होते थे वो गलियों की ओर खुलते थे। जैसे यहाँ से छोटी छोटी गली निकलती है ना, ठीक है, छोटी छोटी गली, तो वो गलियों की ओर खुलते थे। ठीक। और जो मुख्य सड़क का जो ये होता था तो उसे प्रदूषण से बचाने के लिए क्या होते थे, दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान सड़कों की ओर ना होकर पीछे खुलते थे। इसका जो रीज़न था वो ये था, क्यों था, क्योंकि अगर मुख्य सड़क जो थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होते थे हर चीज़ से, ठीक है। तो इसीलिए प्रदूषण से बचने के लिए ही वहाँ के जो दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, रोशनदान होते थे, ठीक है, वो सारे मुख्य सड़क की ओर ना होकर के कहाँ खुलते थे, गलियों की ओर खुलते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो प्रत्येक मकान में रसोई घर होती थी, आंगन, कुएं, स्नानागार और ढकी नालियाँ होती थी। ठीक है, नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, आज हर मकान में, जो बड़े बड़े मकान ऐसे नॉर्मली हर मकान में एक किचन रूम होता ही है, एक आंगन, एक कुआं। ठीक है, ये पहले के घरों में कुआं, ताकि पानी की कमी ना हो, एक स्नानागार। ठीक है, मतलब घर के अंदर ही एक नहाने का स्नानागार हुआ करता था। ठीक, और जो वहाँ की नालियाँ होती थी वो ढकी होती थी, ताकि वहाँ पे ये कीड़े मकोड़े ना पड़े और वहाँ पे गंदगी ना हो, वहाँ पे मतलब कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्थान स्थान पर मेन होल बने होते थे। मेन होल किसे कहते हैं गाइस, और इसे बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था। मेन होल, जैसे कि ये रोड है और जो वहाँ की नालियाँ होती थी वो अंडरग्राउंड होती थी। ठीक है, घरों का जो पानी निकलता था वो अंडरग्राउंड होते हुए वो सड़क से मतलब नीचे नीचे ही होकर के वो बड़ी नदियों में जा कर के मिल जाती थी। ठीक है, उसे ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं था कि ऊपर में पूरा पानी बह रहा है, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग नॉर्मली किसी गांव में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे बरसात के दिनों में पूरा पानी ही पानी नज़र आएगा, तो वैसा पहले नहीं था। पूरा सब मतलब सारा कुछ इंतज़ाम था, अंडरग्राउंड ही था। ठीक है, तो जो मेन होल बने होते थे बीच बीच में इस टाइप का, उसे खोल कर को ईंटों से ढके जाते थे। और जब नालियों को साफ़ किया जाता था तो उसे खोल करके उसे नालियों को साफ़ किया जाता था। ठीक है, उसे मेन होल कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। मकानों में ईंट की जुड़ाई मिट्टी के गारों से होती थी। ये घर नहीं है, ये गार है। ओके, मिट्टी के गारों से होती थी। जो ईंट की जुड़ाई होती थी वो मिट्टी, उस समय उतना डेवलप नहीं किया था, सीमेंट वगैरह नहीं थी। ठीक है, तो वो मिट्टी के गारों से होती थी और इसका आकार जो था वो आग में पकी हुई होती थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। ओके, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि वहाँ के जो घर बनते थे, वहाँ की जो ईंट होती थी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो वो 4:2:1 के अनुपात में होती थी। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में जो थी वो एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और एक विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पे अनाज का भंडार रखा जाता था। ठीक है, सबसे पहले विशाल स्नानागार की बात करते हैं। तो ये जो है ये कहाँ से मिली, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, जैसा कि मैंने बताया। और नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पे जल का जो उपयोग होता था वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि यहाँ जो जल का प्रयोग होता था वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं गंगा में या तो और भी ये, तो वहाँ का जो प्रयोग होता है वो धार्मिक कार्यों के लिए कुछ धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। ओके, उतना मुझे डिटेल से पता नहीं है क्या होता है नहीं होता है, बट आप लोग समझ सकते हो जिसके घर में ऐसा होता होगा। और इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता था। इसको याद रखना है। ठीक है, कि इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते विशाल अन्नागार। देखिए वहाँ पे विशाल अन्नागार
मतलब अन्न भंडार जहाँ पे बहुत सारी अनाज रखी जाती थी, ये क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि ताकि ज़रूरत पड़ने पे, मान लीजिए कभी अकाल पड़ जाता है, जैसा कि अभी कोरोना का आ रहा है गाइस, तो काफ़ी बीच में जो पिछले साल काफ़ी खाने की तंगी हो गई थी, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में मान लीजिए अकाल हो जाए, तो ये जो भंडार है, अन्न का जो भंडार है, वहाँ से लोगों को मदद पहुँचाई जा सके। तो ये चीज़ पहले भी, उतनी पहले जब ये शुरू में थी, तब भी ये चीज़ सोची गई थी। ओके गाइस, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, पूरी नगर नियोजन थी यहाँ पे, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो में मिली है ना। और यहाँ पे जो जिसका क्या नाम था, विशाल अन्नागार थी। और इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था? नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। ताकि वो जो काफ़ी साल तक अनाज को रखी जाती थी, ताकि वो ख़राब ना हो, वहाँ उसमें कीड़े ना पड़े, इसीलिए इसमें नीम के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। और एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वहाँ पे मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क लगा लेना कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मूर्ति वगैरह तो मिली है, जैसे कि मात्र देवी की मूर्ति मिली है कोरडीजी में, हड़प्पा में भी मिली है, ठीक है। मूर्ति तो मिली है, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं कहीं भी कि मंदिर जा कर के लोग वहाँ पे पूजा वगैरह करते थे, वहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी, ऐसा कुछ अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के चलना, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं मुहर, कि वहाँ के मुहर कैसे थे। तो मुहर जो होते थे वहाँ के, वो वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार होते थे, ठीक है। देखिए, वर्गाकार होते थे, त्रिकोणीय भी मिले हैं, आयताकार मिले हैं, परिपत्र या तो सर्कुलर, ठीक है, और गोल आकार मिले हैं वहाँ की मोहरें, ठीक है गाइस। और हमें वहाँ पे तांबा, सोना और हाथी दांत के मोहरें भी मिलती है, ठीक है। उस समय सोने के मोहर, तांबे के मोहर और हाथी दांत के मोहर भी मिले हैं। और इस मोहरों का जो हम लोग प्रयोग करते थे, वो किस लिए किया जाता था उस समय? व्यापार, व्यवसाय, तावीज़ बनाने के लिए, ठीक है। आज भी अगर आप लोग देख सकते हो तावीज़ या तो और चीज़ के लिए हम लोग तांबे की ही बनाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो मोहरों में, ये मुहावरा नहीं है, मुहर है। मोहरों में हमें एक सींगा कुबड़ वाला सांड, बाघ, हाथी, जंगली बकरी, जंगली सांप, मगरमच्छ आदि के चित्र भी मिलते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि वहाँ पे जो सबसे प्रमुख, मतलब पवित्र पशु जो माना जाता था, पवित्र पशु हड़प्पा काल का, वो कौन था? तो वो था कुबड़ वाला सांड, ओके, इसको याद रखना, कुबड़ वाला सांड पवित्र पशु होता था। ये, और इसके अलावा वहाँ के जो मोहरे थे उसमें और क्या क्या चीज़ें मिली है? बाघ, हाथी, बकरी, सांप, मगरमच्छ आदि के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे गाय के अवशेष नहीं मिले, ये चीज़ याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। गाय का जो मेन अवशेष मिला वो वैदिक काल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। वैदिक काल में गाय को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में गाय के अवशेष कहीं पे नहीं मिले हैं, इसको याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, मुहरों के आगे और पीछे दोनों तरफ खुदा हुआ था। जैसे ये मुहर होती थी तो इसके इस साइड में और इसके दूसरे साइड में दोनों तरफ ये खुदा हुआ होता था। तो ये आगे और पीछे दोनों तरफ खुदा हुआ होता था, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि ये मुहरों का जो प्रयोग होता था वो व्यापार, व्यवसाय, तावीज़, शिक्षा आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना कि यहाँ पे गाय के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं, और जो सबसे पवित्र पशु होता था वो कुबड़ वाला सांड होता था। ये जो मोहरें मिली हैं उसकी पिक में लाई थी, देखती हूँ, हाँ। तो ये है, ये वही मोहरों की फ़ोटो है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये त्रिभुजाकार के भी मिले हैं, ये गोल मिले हैं, सर्कुलर मिले हैं,
ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसमें कुछ जानवरों के चित्र भी दिखा मिलते हैं। ठीक है, ये सारा आप लोग देख सकते हो, आयताकार, वर्गाकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, ये सारे कुछ मिले हैं मोहरे। और ये कुछ औजार हैं जो वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो नेक्स्ट चलते हैं पशुपति। देखिए वहाँ पे एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है जिसे पशुपति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और ये जो पशुपति की जो मूर्ति है ये खेलती नहीं है। ये 3 सिंह, मतलब इसके ऊपर जो है वो 3 सिंह है। और ठीक है, और ये 4 कुछ जानवरों से घिरी हुई है। और जो भी जानवर से घिरी हुई है उसके नाम क्या क्या है? एक हाथी है, एक बाघ है, ठीक है, जो कि उसके दाईं और बाईं ओर है, और एक गैंडा और एक भैंस उसके दाईं ओर है। जो एक हाथी और एक जो बाघ है वो उसकी दाईं ओर है। ठीक है, हाथी और जो बाघ है वो पशुपति की बाईं ओर है। और एक गैंडा है, गैंडा मिली है, एक गैंडा और एक भैंस जो पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसकी दाईं ओर मिली है। ठीक है, और उसकी सीट के नीचे 2 मृग दिखाई देते हैं। और ये किसके समान बताया गया है? तो ये शिव के समान बताया गया है। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, यही है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये पशुपति की मूर्ति है। ठीक है, ये आपका हो गया हाथी। ठीक है गाइस, और ये हो गया बाघ। इसके चारों ओर, ये दाईं ओर है, जैसा कि मैंने बताया कि हाथी और बाघ जो है इसके बाईं ओर है, और इसके दाईं ओर क्या है? एक भैंस, एक भैंस है, और एक और क्या मैंने बताया? गैंडा। ठीक है, ये रहा गैंडा। ठीक है गाइस, और इसके सीट के नीचे देखिए, ये जो बैठा हुआ है इसके सीट के नीचे जो है ये 2 मृग दिखाई देते हैं। मृग यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 2 मृग दिखाई देते हैं। तो इससे आप लोग याद रखना। ये और इसकी संज्ञा किससे दी जाती है? ये जो है इसकी संज्ञा हम शिव के समान इसे मानते हैं कि ये एक शिव की मूर्ति है। ठीक है, देखिए, तो अभी मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों की मतलब मूर्तियाँ तो मिली है। पशुपति की मूर्ति हो गई, मातृ देवी की मूर्ति हो गई। ठीक है, मतलब मातृ देवी, ये सारी मूर्तियों से पता चलता है कि वहाँ पे महिलाओं का भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता था। ओके, लेकिन वहाँ पे मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं गाइस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और ये जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है ये कहाँ पे मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये चीज़ याद रखना। और ये जो जानवरों के नाम है, ये कौन कौन से जानवर मिले हैं, ये चीज़ आप लोग याद, ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि वहाँ पे कौन कौन से, ये 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा, 5, और उसमें से आप लोग को एक अलग करना होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हाथी है, एक बाघ है जो उसकी बाईं ओर है, एक गैंडा और एक भैंस है जो उसकी दाईं ओर मिले हैं। और उसकी सीट की सबसे नीचे जो मिली है वो 2 मृग मिले हैं। ठीक है, ये चारों, ये 5 आप लोग को याद रखना है। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं आज आप लोग के लिए एक नोट्स लाई हूँ अपनी, तो शायद आप लोग को इससे कुछ हेल्प हो जाए। देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य नगर है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है जो आप लोग को याद रखना है वो चीज़ ये है। देखिए सबसे पहले हड़प्पा है। तो हड़प्पा में जो है वो तो सबसे पहले रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये पहला स्थल है जो खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ओके गाइस, और यहाँ की जो खोज मिली है वो क्या क्या मिली? यहाँ पे तो एक गढ़ मिला है। ठीक है, ये 6 अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार, जैसा कि मैंने
बताया कि एक विशाल अन्न भंडार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और ये जो 6 अन्न भंडार लाइन से मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, एक कांस्य की घड़ियाँ मिली है। ठीक है, सिटाडेल मिला है एक। और मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं, ये मोहनजोदड़ो को एक मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कौन, मोहनजोदड़ो। मैंने आप लोग को बताया था, जैसे जब मैंने धौलावीरा बता रहा था तभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा स्थल अगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में तो वो मोहनजोदड़ो माना जाता है, सेकंड में हड़प्पा माना जाता है, और थर्ड में कौन माना जाता है, तो थर्ड में धौलावीरा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक बड़ा अन्न भंडार मिला है। ठीक है, एक अन्न भंडार की एक बड़ी इमारत मिली है जहाँ पे बहुत सारे अन्न भंडार रखे जाते थे, और एक सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। जब मैं मोहनजोदड़ो आप लोग को अलग से करवा थी तभी मैंने बताया था। ठीक है, इस चार्ट से आप लोग याद रखना। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण खोजें हैं वो क्या क्या मिली है, तो मैंने इसकी पिक भी आप लोग को दिखाई थी। एक कांच से इमारत करती हुई ये महिला की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक दाढ़ी वाले पुरुष का मूर्ति मिला है, तो ये भी मैं कल आप लोग को बताई थी पिक में। ओके, और एक सींग वाले जानवर की मूर्ति मिली है। ये इम्पॉर्टेंट है गाइस कि एक सींग वाले जानवर की मूर्ति कहाँ पे मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे सबसे अधिक मोहर पाई जाती है, और ये पुजारी की मूर्ति यहीं पे मिली है। ठीक है, पशुपति की मुहर हो गई, देवी माँ की मुहर हो गई। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा था। और अब हम लोग लोथल का देख लेते हैं एक बार कि लोथल का क्या है। तो यहाँ की जो मुहर थी वो यहाँ के तो शहर थे उसे 6 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, लोथल कहाँ पे है, सबसे पहली बात ये तो भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात में है, और ये एक बंदरगाह था, मैंने बताया था। ठीक है, और ये रत्नों और भूषणों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौन, लोथल। ठीक है, और यहाँ पे घर में प्रवेश इसको छोड़ दीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ की जो खोजें क्या क्या थी, देखिए यहाँ पे एक चावल का छिलका मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोग को बताया था। लोथल से एक बंदरगाह मिला है, कृत्रिम लोदी में से एक बंदरगाह। ठीक है, और यहाँ पे मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है, कारखाना मिला है लोथल से, तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था, ये लोथल से मिली है, कालीबंगा से मिली है। ठीक है, मनका बनाने की फैक्ट्री। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कालीबंगन। यहाँ कालीबंगन की जो महत्वपूर्ण खोजें थी, यहाँ की देखिए कालीबंगन के घरों में जो थे वो बहुत सारे कुएं मिले हैं। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण खोज थी, तो सबसे पहली बात कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और एक ईंट का चबूतरा मिला है जो अन्न भंडार का संकेत देती है, मतलब ऐसा माना जाता है ईंट का चबूतरा कि वहाँ पे उस ज़माने में अन्न भंडार होगा। ठीक है, और एक ऊँट की हड्डी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि ऊँट की हड्डी कहाँ पे मिली है, तो वो कालीबंगा से मिली है। ठीक है, और पकी हुई ईंटों या जल निकासी प्रणाली की यहाँ पे कोई भी उपस्थिति नहीं थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना कि पकी हुई ईंटों की या तो जल निकासी की कोई भी उपस्थिति कहाँ पे नहीं मिली है, तो वो कालीबंगा से नहीं मिली है। ठीक है, और नेक्स्ट धौलावीरा में चलते हैं। ये सबसे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल थी, मैंने आप लोग को बताया था जब मैं धौलावीरा बता रही थी तो, कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन थी, तो वो धौलावीरा थी। सिंधु घाटी नहीं, मतलब भारत की सबसे बड़ी है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो वो तीसरी बड़ी स्थल थी। ठीक है, और यहाँ पे 3 गढ़ मिले हैं। और सूरकोटदा से क्या मिले, घोड़े के अवशेष मिले हैं। सूरकोटदा से मैंने आप लोग को बताया था पहले, घोड़े के अवशेष। और चनहोदड़ो देखिए केवल एक सिटी ऐसी थी, मतलब केवल एक स्थल ऐसा था जहाँ पे कोई गढ़ नहीं मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही था। और थोड़ा बहुत और जान लीजिए कि यहाँ पे कुछ गहने भी मिली है। ठीक है, यहाँ के गहने से पता चलता है कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही गहने मतलब गहने धारण किया करते थे। ठीक है, क्योंकि जो कुछ जो कुछ मृतक मिले हैं उनमें से कुछ पुरुष थे, कुछ स्त्री थी, जिसमें दोनों ने गहने पहने हुए थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ कि जो पुरुष और महिला थे वो दोनों ही गहने को धारण किया करते थे। और यहाँ के जो वस्त्र होते थे वो सूती और ऊनी दोनों होते थे। ठीक है, सूती वस्त्र गर्मियों के लिए, ऊनी वस्त्र जाड़े के मौसम के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है गाइस, तो और यहाँ का जो स्थल था ये कई यहाँ का स्थल जो था वो उसकी मतलब वो खत्म कैसे हुआ, तो इसकी बहुत सारे विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं कि कोई कहते हैं कि ये बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, किसी का कहना है कि ये बाढ़ के कारण हुआ, किसी का कहना है कि ये अकाल के कारण हुआ, कि अकाल आ चुका था और वहाँ पे पूरा मतलब सब खत्म हो गया। ठीक है, किसी का कहना है कि ये भूकंप के कारण हुआ ऐसा। ठीक है, तो ये भी विद्वानों का मतलब बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मानना है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को कल करवा दूँगी। ठीक है, कल हम लोग जो मतलब थोड़ा बहुत रह गया वो कर लेंगे और कल कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग देखना। मतलब जो जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को कल करवा दूँगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी होगा, कुछ भी अगर आज की क्लास में आप लोगों को कुछ भी परेशानी हुई है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट में बता सकते हो आप लोग। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बता दूँगी। ठीक है, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।